हेलो एवरीवन, परीक्षा मंथन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि यूपी टेट एग्जाम में जो मैथ का पोर्शन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में। आइए देखते हैं दोस्तों, आपको विगत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को मैथ के टॉपिक में। रीज़न क्या है कि हम जो मैथ पढ़ते हैं उस मैथ में जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, चाहे हम बीटीसी कर रहे होते हैं चाहे हम बीएड कर चुके होते हैं, इन दोनों परीक्षाओं में हम मैथ का जो सिलेबस पढ़ते हैं उन्हीं सिलेबस को अगर देखा जाए तो हमें यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में मिलता है। बस हमें ये एनालिसिस आज करना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमारे यूपी टेट में ज़्यादा है, किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमारे सुपर टेट में ज़्यादा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी टेट में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंस है और कौन सा ऐसा नया टॉपिक है जिस पर हमें ध्यान देना है, कौन सा ऐसा है जो लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूड है या रिड्यूस है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो जैसा कि आपके सामने हमने सारे जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो हम एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो अभी यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी टेट का जो सिलेबस होगा उसमें लगभग अगर हम इसको मेजर डिवाइड करें तो हमने इसको 17 टॉपिक में डिवाइड किया है। अगर इन 17 टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कस करें तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपकी संख्या पद्धति का। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या सम संख्या है, मतलब हमें सभी संख्याओं का नेचर जानना है, सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्ण संख्या पूर्णांक भिन्न जितनी भी उनके नेचर होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। और इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। दूसरी चीज है हमारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन लगभग बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से आपको एग्जाम में मिलते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसे हमें इसलिए डिटेल से पढ़ना है प्रतिशत को, क्योंकि ये टॉपिक अगर हमारा बेहतर तैयार होता है तो इससे हमें लास्ट इसके बाद का जो 3 टॉपिक है यानी लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा कार्य और समय, ये सारे टॉपिक समझने में आसानी हो जाती है। और अगर देखा जाए तो हमारे यूपी टेट की परीक्षा में ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यहां से अगर इन चारों की बात किया जाए तो लगभग 5 से 6 प्रश्न हमें देखने को इस टॉपिक से मिलते हैं। रीजन क्या है? प्रश्न बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। जैसे अगर मैं बोलूं कि 100 का 80% कितना होगा तो इसकी कहानी कुछ दूसरी होगी। 100 का 80% कितना होगा, इसकी कहानी कुछ दूसरी होगी। 80 का 100 कितना परसेंट है, इसकी कहानी दूसरी होगी। 80 से 100 कितना प्रतिशत अधिक है, इसकी कहानी कुछ दूसरी होगी। और 100 से 80 कितना प्रतिशत कम है, इसकी कहानी कुछ दूसरी होगी। तो इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे जब इसके डिटेल सिलेबस में हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमें बस इतना समझना है कि प्रतिशत ये तैयार अगर हो गया तो हमारा लगभग यूपी टेट के सिलेबस का 30% टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद प्रतिशत के साथ साथ आपका लाभ हानि, और यहीं पर एक आपका आता है बट्टा। कभी कभार पूछ लिया जाता है लेकिन ये क्वेश्चन अभी विगत तो किसी भी वर्ष नहीं मिला, लेकिन हो सकता है आ जाए। लेकिन उसका जो भी टाइप आएगा वो लगभग आपके लाभ हानि से मिलता जुलता ही आएगा। अब यहां पर जो उसके बाद वाला टॉपिक है वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसको भी हम लोग समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी हम ध्यान देंगे। क्योंकि हमसे आपकी यूपी टेट में न्यूमेरिकल वैल्यू कम, थ्योरेटिकल वैल्यू ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखना हमें जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कार्य समय। कार्य समय में क्या होता है कि इसमें कुछ व्यक्ति या कुछ पुरुष कुछ महिलाएं किसी काम को
एक निश्चित अंतराल में पूरा करेंगे, एक निश्चित समय में पूरा करेंगे, बाद में कुछ बच्चे कुछ महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य या उनकी क्षमता या दिन निकालना होता है। इस टॉपिक का भी हमें 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये जो दोनों टॉपिक हैं कैलेंडर और क्लॉक, अगर आप सुपर टेट में देखेंगे तो ये टॉपिक आपको रीजनिंग में मिलते हैं, लेकिन अभी ये मैथ में इंक्लूड हुआ है क्योंकि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको कम से कम तिथि और समय इन दोनों का आभास होना जरूरी है। तो इन दोनों टॉपिक से ये गारंटी है कि एक प्रश्न तो जरूर बनेगा, आपके यूपी टेट में एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं 1 से 2 प्रश्न ले लेते हैं कि यूपी टेट में 1 से 2 प्रश्न इन दोनों टॉपिक से आने वाले हैं। उसके बाद है आपका एज, आयु। आयु में हम लोग 2 प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। इसके बाद देखिए जो अनुपात समानुपात है, इसमें भी आयु के ही क्वेश्चन कुछ अनुपात और समानुपात के रूप में मिलेंगे और इसका इंडिविजुअल एक टाइप चलेगा। इन सारे टाइप पर हम डिटेल चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे आगे। दूसरी बात हम कर दें कि आयु में हमें कुछ विशेष चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि अगर 2 व्यक्तियों की आयु में जो डिफरेंस हमें मिलता है वो डिफरेंस चाहे पास्ट में जाए या फ्यूचर में जाए हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आयु हमने निकाली, आयु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमने निकाला क्या है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों की बात हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे एज का डिटेल सिलेबस। उसके बाद अनुपात समानुपात में भी हमें यहां पर एक टाइप और मिलता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। हम इसको भी इसी के साथ पढ़ेंगे भाई। इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्ति होंगे या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, किसी बिजनेस में कुछ विशेष धनराशि इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उस बिजनेस में उनको कुछ लाभ होगा तो किस व्यक्ति को कितना शेयर जाएगा, कितना उसका हिस्सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं लेकिन वो सारे प्रश्न एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इधर तो इस टॉपिक से भी लगभग आपका एक क्वेश्चन मिलता है। अब उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रैक्शन। जो भिन्न हम लोग पढ़ेंगे, भिन्न में भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और यहीं पर हमने दशमलव को इंक्लूड किया हुआ है। इस पर हम चर्चा इसी टॉपिक में करेंगे कि भिन्न का 2 भिन्न हैं, अगर उनके हर समान है तब क्या कंडीशन होती, अगर हर समान नहीं है तब उनका सम कैसे होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके भिन्न वाले टॉपिक में। भिन्न होता क्या है, जिसका अंश और हर होता है, तो सब मिलाकर के उसका प्रारूप कैसे होता है, किस किस प्रारूप में वो चेंज होता है, उसका कन्वर्जन कैसे होता है, और इसके साथ साथ इसको हम और किस किस रूप में कन्वर्ट करके कैसे और जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगला आपका टॉपिक होता है ज्यामिति। ये जो टॉपिक होता है फ्रैक्शन का, भिन्न का, इससे भी लगभग आपका बनेगा 2 से 4 प्रश्न। अब उसके बाद करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में देखिए 2 शेप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एक है सर्किल, दूसरा है आपका ट्रायंगल। मतलब हमें वृत्त और त्रिभुज पर विशेष ध्यान देना है। खास करके यहाँ पर हम सीखेंगे परिमाप, सीखेंगे एरिया निकालना, सीखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे और बहुत आसान आसान आकृतियां। इसमें और भी तमाम प्रकार की चीजें हम लोग सीखेंगे, जैसे कि किसी भी चीज का एरिया दे दिया गया है, उसको कोई दूसरा शेप बनाया जाता है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, इस वाले टॉपिक में। और इसका प्रश्न भी आपका 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम के व्यू से मिलेगा। उसके बाद हम बात करें, आती है आपकी अलजेब्रा। ये जो बीजगणित है, इसमें हम लोग सीखेंगे चर क्या होती है, अचर क्या होती है, उनका जोड़ घटाना कैसे होता है, उनका इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कहानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे इक्वेशन में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको किसी भी चर अचर इन दोनों का प्लस माइनस सीक्वेंस कैसे पक्षांतर करना है, कौन सी वैल्यू का कब मल्टीप्लिकेशन होगा, कब नहीं होगा, तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो हमें सीखनी है इस टॉपिक में। और इसका भी लगभग 1 से 2 प्रश्न हमें एग्जाम में मिलता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हम जो परीक्षा जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं वो है यूपी टेट,
और यूपी टेट बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है। जैसे हमने यहां पर एक टॉपिक इंक्लूड किया है गणित प्रशिक्षण, इसमें हमारे गणित से जुड़े हमारी जो मेन विषय है, इस विषय वस्तु का क्या निचोड़ होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, पढ़ाने की शैली क्या होती है, किस भाषा को यूज करके बेहतर बताया जा सकता है, किस टॉपिक को कैसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा जितने टॉपिक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना होगा। क्योंकि हमारे जो प्रश्न बनते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, वो न्यूमेरिकल पोर्शन कम, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा मिलते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हमसे पूछी जाती हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का जानना बहुत ही जरूरी है। और ये छोटी छोटी बातें हम आपको प्रत्येक टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो चर्चा करेंगे। तो यहां पर अगर बात किया जाए, उसके बाद वाला टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखिए, हमको पता है कोई भी आकृति कोई भी हो उसको हम 3 शेप में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पर मेंसुरेशन में हम केवल 2D और 3D इस पर चर्चा करने वाले हैं। 2D और 3D का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बताया कि डायमेंशन के आधार पर आकृतियों को 3 प्रकार से बांटते हैं भाई। फर्स्ट होता है 1 डायमेंशन, सेकेंड होता है 2 डायमेंशन, थर्ड होता है 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में कौन कौन सी शेप आती हैं, कौन कौन सी आकृतियां आती हैं? ऐसी आकृतियां जिसकी एक डायमेंशन कोई मेजरमेंट के योग्य हो, मापने के योग्य हो, लेकिन उसकी 2 बीमाएं मापने की योग्य ना हो, या बहुत छोटी हो या न्यूनतम हो। जैसे अगर मैं बात करूं रस्सी हो गई, तो रस्सी को यार मीटर में ही मापोगे ना, कि उसकी भी एरिया निकालोगे, उसका भी आयतन निकालोगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको यह समझना है कि जिसकी केवल एक बीमा में, यानी उसकी यूनिट रन यूनिट होती है, या तो मीटर होगी या तो सेंटीमीटर होगी, वो होती है 1 डायमेंशन शेप। 2 डायमेंशन में कौन आता है? जिसकी 2 बीमाएं मेजरमेंट के योग्य होंगी, लेकिन तीसरी न्यूनतम होगी, जिसका हम लोग एरिया निकालते हैं, वो आती है 2 डायमेंशन में। जैसे आपका सर्किल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, या फिर आप सोचिए ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, ये भी क्या है आपका 2 डायमेंशन में आ गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई तो है, लेकिन उसकी तुलना में मोटाई क्या है, बहुत कम है। अगर हम इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो हम कहेंगे इतने बाई इतने का दीजिए, ये तो कभी नहीं कहेंगे कि इतने बाई इतने, मतलब 10 बाई 12 और गुणे मोटाई का भी नाम लेंगे, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। आप अगर कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़ा बहुत पतला होता है, आप हमेशा क्या बोलते हो कि इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर लंबा दे दीजिए। कभी ये भी बोलते हो इतना मीटर मोटा भी दे दीजिए? नहीं ना। तो आपको इतना समझना है, जिसकी 2 डायमेंशन में मेजरमेंट होती है, इसकी यूनिट जाएगी यूनिट स्क्वायर। उसके बाद 3D में क्या होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मेजरमेंट होगी। मतलब इसमें हमारा निकलता है आयतन। आपका शंकु हो गया, बेलन हो गया, आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशन में, समझ गए ना। लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में हमेशा रखना है, इन चीजों को हमेशा सीखना है। उसके बाद आता हमारा माध्य माध्यिका बहुलक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बीएड और बीटीसी में इस टॉपिक से बहुत अच्छे से मिले होंगे। आपको एक श्रृंखला दी जाएगी, उसमें माध्य क्या होगा, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और इस टॉपिक का भी प्रश्न आपका लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और मेंसुरेशन से भी आपका 1 से 2 प्रश्न आपका बनता है। उसके बाद जो होती है ये माध्य माध्यिका और जो बहुलक है, ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रारूप कई रूपों में हमें प्राप्त होता है एग्जाम में, तो इसलिए इसका हर एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए भाई। उसके बाद आता है आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गणित प्रशिक्षण। गणित प्रशिक्षण में इसमें हम लोग अपनी गणित के स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी टॉपिक हैं सबका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या हमें सीखना है, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि केवल और केवल खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से होती हैं, या इसके अलावा पूर्ण संख्याओं का क्या क्या रूप हो सकता है, इसके अलावा ये सारी थ्योरी आती कहाँ से है, क्यों हम 0 को लेकर के पूर्ण संख्या मानते हैं, क्यों प्राकृतिक संख्याओं में 0 को नहीं ऐड करते, तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे किस टॉपिक में, गणित प्रशिक्षण में। कैसे सिखाना है, कैसे जानना है, कब हमें
किस उत्तर को, किस निष्कर्ष को हमें सही करना है, कब गलत करना है, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे इस वाले टॉपिक में। उसके बाद देखा जाए ये लास्ट का टॉपिक है आंकड़ा अनुलक, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। DI का मतलब क्या होता है, इसमें 4 प्रारूपों में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ये टॉपिक के लिए आपको रेशियो आना जरूरी है, परसेंटेज आना जरूरी है और एवरेज आना जरूरी है। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक और होगा विविध। जितनी भी चीजें यहां पर हम अभी देखे हैं, इसके अलावा जो सारी चीजें बचेंगी वो हम विविध में चर्चा करेंगे। तो अगर DI की बात किया जाए तो इसमें 4 रूपों में बांटकर हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे लाइन चार्ट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बार चार्ट, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट, चौथा हम लोग पढ़ेंगे सारणी। लाइन चार्ट क्या होता है, सिंगल लाइन चार्ट क्या होता है, मल्टी लाइन चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, डिग्री में कैसे चलेगा, परसेंटेज में कैसे चलेगा, इसके अलावा सारणिक में क्या कंडीशन होती है, रो और कॉलम की सिचुएशन कैसे हम डिसाइड करते हैं, इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है आपके यूपी टेट का सिलेबस, जिसे हम लोग पूरा कवर करेंगे। हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जितने भी आपके मैथ का सिलेबस है, जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, उन सबको डिटेल में लेकर के आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।